में सबसे पहले बात, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में दिए एक लिखित जवाब में माना कि प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कर्ज माफी को लेकर विधानसभा में सवाल पूछा था, जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने लिखित में जवाब दिया। इसके मुताबिक 26 लाख से ज्यादा किसानों का 11,646 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कर्ज माफ हुआ। जवाब में कहा गया कि प्रदेश में 51 जिलों में 2 चरणों में कर्ज माफी की गई। 27 दिसंबर 2019 से पहला चरण और बाद में दूसरा चरण चलाया गया। साथ ही सरकार की ओर से कर्ज माफी से जुड़े दस्तावेज भी मुहैया कराए गए। किसानों की कर्ज माफी को लेकर एमपी सरकार के जवाब पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का कहना है कि सरकार ने मान लिया है कि कर्ज माफी हुई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने चालू खाते वाले किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए। राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, उसके आदेश के तहत सीएम रहते हुए कमलनाथ ने पहले ही दिन जारी किए। जब मैंने प्रश्न पूछा विधानसभा में तो उन्होंने स्वीकारा है कि कर्जा माफ हुआ है किसानों का। लगभग 26 लाख किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने कर्जा माफ किया है और लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो आम किसान मध्य प्रदेश है उनके खातों में पैसा पहुंच चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा सरकार कह रही है और कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं वो स्वयं ये बात स्वीकार रहे हैं। विधानसभा में शिवराज सरकार ने मान लिया है कि किसान कर्ज माफी हुई, जिसके बाद बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एमपी पर सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी का कलंक था, जिसे धोने का कांग्रेस ने कर्ज माफी का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफी शुरू कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को हटा दिया और कर्ज माफी को लेकर झूठ फैलाना शुरू किया। सचिन यादव ने कहा, उपचुनाव के बाद कमलनाथ सरकार बनेगी और किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में जो निर्णय और फैसले आदरणीय कमलनाथ जी ने लिए थे उसको स्वीकार करना पड़ा और अब एक आधिकारिक सरकार की तरफ से एक जवाब विधानसभा के सत्र में जो सवाल हमारे आदरणीय साथियों ने लगाए थे उसका जवाब जो है उन्होंने आधिकारिक रूप से उन्होंने दिया है। कर्जमाफी के मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का अलग ही तर्क है। विश्वास सारंग के मुताबिक आंकड़े पिछली सरकार के अफसरों ने तैयार किए थे, जिसमें चंद राशि के कर्ज को माफ कर आंकड़ा बढ़ाया गया। विश्वास सारंग के मुताबिक हमारी सरकार जांच करेगी किसान का कितना कर्ज माफ हुआ है, उपचुनाव का रिजल्ट भी बता देगा। मुद्दा तो यह है कि एक भी किसान का नाम बता दें जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। ये केवल आंकड़ों की बातें करते हैं और केवल गफलत की राजनीति करते हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस की सरकार में किसी भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। एमपी की सियासत में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्जमाफी के नाम पर किसानों से धोखा किया गया और सहकारिता विभाग की गर्दन काटी गई। लेकिन आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता विभाग की बहुत जरूरत है। यही वजह है कि 0% ब्याज पर ऋण देने के लिए सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा, सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपना वादा पूरा करने के लिए सहकारिता का दुरुपयोग किया। कर्जमाफी धोखा और छलावा साबित हुआ। दिनों कर्जा माफी की घोषणा, अब कर्ज माफी खजाने से करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्ज माफी के नाम तो सहकारिता की गर्दन काट दे, ये सहकारिता के साथ न्याय नहीं था। वैसे तो कर्ज माफी धोखा और छलावा साबित हुई। एमपी में मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आज शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। सबको साख सबका विकास कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के किसानों को तोहफा देते हुए
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। इस योजना में अभी तक 6,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलते थे, जिसमें अब राज्य सरकार की तरफ से 4,000 रुपये और दिए जाएंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 63,000 किसान पशुपालकों, मछली पालन से जुड़े हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटा। सबको साख सबका विकास कार्यक्रम में सीएम के साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने सहकारी बैंकों और समितियों को आज 800 करोड़ की सरकारी सहायता भी दी। इस मौके पर जहां मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि पुरानी सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि कोरोना काल में भी सीएम शिवराज 129 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपया करके साल में 6,000 रुपया दिए जाते हैं 3 किस्तों में। अब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं, आप भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। लेकिन आज मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। सीएम शिवराज सिंह ने संसद में पास हुए कृषि विधेयक को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि हम किसी भी कृषि मंडी को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा किसानों को फसलों के उचित दाम देने के लिए विधेयक फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराने का काम आज से शुरू हो रहा है। हमने विभाग को 800 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये वो राशि है जिसके प्रमाण पत्र कांग्रेस ने कर्जमाफी योजना के तहत किसानों को दिए थे और सरकार से बैंक राशि की डिमांड कर रही थी। आज हमने वो राशि जारी कर दी है। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष है आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं और ये समान रूप से सबको मिलेगा। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। अधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। दरअसल छिंदवाड़ा के चौरई एसडीएम से बदसलूकी के विरोध में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ बेमियादी हड़ताल पर था। इन लोगों ने वाहनों पर बत्ती और पुलिस सुरक्षा की मांग भी की, जिसके बाद आज अधिकारियों ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक में सभी मांगों को लेकर सहमति बन गई है और राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। पुरानी मांगे हैं जिस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है सुदृढ़ीकरण को लेकर, उस पे उन्होंने मंत्रिमंडल के एक उप समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसको देखते हुए बड़े एक सकारात्मक सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सहयोग दिया। हम उनको फिर से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी के साथ हम राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और हमारा जितना राजस्व संघ और थे वो हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने अधिकारियों के वाहनों पर बत्ती लगाने और पुलिस सुरक्षा की मांग की। जीएमपीसीजी का सवाल है कि आखिर अधिकारियों को वाहनों पर बत्ती क्यों चाहिए? जब पूरे देश में वाहनों पर लाल बत्ती लगाने वाला कल्चर खत्म हो चुका है तो ये वीवीआईपी कल्चर क्यों चाहिए? कुछ चुनिंदा सेवाओं से जुड़े वाहनों और पदों को छोड़कर किसी भी अधिकारी को बत्ती लगाने का अधिकार नहीं, तो आखिर एमपी में अधिकारी बत्ती की मांग क्यों कर रहे हैं? सवाल तो यह भी कि वाहनों पर लाल बत्ती और सुरक्षा के बीच संबंध क्या है? लाल बत्ती से कौन सी सुरक्षा मिल जाएगी? क्या लाल बत्ती लगाने से अधिकारी सुरक्षित हो जाएंगे? पिछले दिनों मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वो कह रही थी कि अगर डबरा की उन्हें अच्छे वोटों से जनता जिताती है तो सीएम शिवराज और सिंधिया उन्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। लेकिन
अब मंत्री इमरती देवी ने इस बयान पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं ना तो मंत्री बनना चाहती हूं, ना डिप्टी सीएम, मैं तो डबरा की सेवा करना चाहती हूं। अपने बयान पर उन्होंने कहा कि माहौल के हिसाब से उन्होंने ये बोल दिया था। यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, इमरती देवी जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अब की बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। ये तो अगर चुनाव प्रचार में कोई कछु कह रहा तो कह दे, लोगों के सामने अपनी बात रखने पड़ती है। अगर जहाँ जो आदमी जैसी बात सुनने को पसंद होता है वैसी कही भी जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि ना तो मैं मंत्री, ना डिप्टी सीएम, मैं सिर्फ बनना चाहती हूँ अपने डबरा विधानसभा की सेवक। एमपी में नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को मंत्री इमरती देवी का साथ मिल गया है। धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों से मिलकर मंत्री इमरती देवी ने ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई वो लड़ेंगी। सीएम और आला कमान से बात करने की भी बात कही। मंत्री इमरती देवी के बयान के बाद अतिथि शिक्षकों ने कहा कि आश्वासन नहीं, उन्हें 3 दिन में नियमितीकरण का आदेश चाहिए, नहीं तो उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बीजेपी का विरोध करेंगे। नहीं, हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे। आप देखिए बाजू में हमारा रथ खड़ा है। अगर 3 दिन आचार संहिता लगने के 3 दिन बचे हुए, अगर इस बीच में इन्होंने हमारी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो हम 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, जो हमने 2018 के चुनाव में किया था। हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, किसी बात को हम नहीं मानेंगे जब तक हमें नियमित नहीं करेंगे, तब तक अतिथि शिक्षकों को। तो हमारे सम्मानीय हमारे भाई अतिथि शिक्षकों को भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आई हूँ और इनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप घर बैठो, आपकी लड़ाई इमरती देवी लड़ेगी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाएगी, और जितने जल्दी काम हो सकेगा इनका काम में। कांग्रेस का हाथ छोड़कर महेंद्र सिंह बौद्ध ने हाथी की सवारी कर ली है। दिग्विजय सरकार में गृह मंत्री रहे महेंद्र सिंह बौद्ध ने उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर इस्तीफा दिया था। अब उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। दतिया की भांडेर से महेंद्र सिंह बौद्ध बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीएसपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने में बीएसपी में शामिल हुआ हूं। कांग्रेस से नाराजगी के सवाल पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, बीएसपी कांग्रेस की विचारधारा एक है, लेकिन अब कांग्रेस में पुराने और वरिष्ठ नेताओं की इज्जत और सम्मान नहीं रहा। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने कहा कि बहुत से लोग जल्द बीएसपी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बसपा का दामन थाम चुके हैं महेंद्र सिंह बौद्ध, पूर्व गृह मंत्री है, हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बसपा में क्यों शामिल हो गए कांग्रेस छोड़कर आप? सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को अच्छा माना है। कांग्रेस में थे तो हम लोग सत्ताधारी पार्टी थे, तो सत्ता का काम आंदोलन करना नहीं होता, काम करना होता। हम लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की सर्वहारा वर्ग की लड़ाई की आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए बहुजन समाज से अच्छा कोई पार्टी नहीं है। अभी जो उपचुनाव है, उपचुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी में आना, क्या आप जो भांडेर से आपकी दावेदारी थी, टिकट वहाँ से आपको नहीं हुआ, उसके बाद आप बसपा में शामिल हुए, तो क्या भांडेर से चुनाव लड़ेंगे बसपा से? देखिए, अगर पार्टी चुनाव किसी भी सीट से देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो कोई उसका सवाल नहीं है। हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं। अब क्योंकि चुनाव का टाइम, इसलिए आप चुनाव से जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग यहाँ सर्वहारा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म चुना है। कांग्रेस से क्या नाराज़गी है? कांग्रेस से ऐसी क्या नाराज़गी थी कि आपको बहुजन समाज पार्टी के दामन थामना पड़ा? देखिए, नाराज़गी तो कोई नहीं है। कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराएँ एक सी हैं। बस फ़र्क इतना है कि कांग्रेस में अब जो वफादार लोग पुराने कांग्रेसी हैं, उनकी उतनी इज्जत और सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। अब क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव कभी नहीं लड़ती, अब उपचुनाव लड़ रही है, तो क्या सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी क्या स्ट्रेटजी है, ये तो हम लोग आए पता चलेगा क्या स्ट्रेटजी है।
इनकी जो स्ट्रेटजी होगी हम लोग तो काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ने आए, सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ने आए। अगर हमें मलाई खानी होती तो बीजेपी में जाते या किसी और पार्टी में जाते। महेंद्र सिंह बौद्ध, इनका कहना है कि वो इस पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं, कांग्रेस में वफादारों की पूछ परख नहीं हो रही है और यही कारण है कि उनको बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। बहुत से और भी लोग हैं जो जल्द ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इनके नाम हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते कि हमारी कुछ बाउंडेशंस होती हैं, तो आप वेट करिए 2 दिन का। और बड़ा काम होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सत्ता की चाबी मध्य प्रदेश के लेकर आएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को बंगला खाली कराने के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली। पीसी शर्मा के लिए अब तक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके बाद पीसी शर्मा हाईकोर्ट गए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा कि अब तक पीसी शर्मा के आवेदन पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही पीसी शर्मा से बंगला खाली करवाने पर भी रोक लगा दी है। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए शासन को 2 दिन का समय दिया गया है और तब तक के लिए किसी भी प्रकार की कोई कठोरात्मक कार्रवाई माननीय श्री पीसी शर्मा जी के विरुद्ध या बंगले के संबंध में ना की जाए, ऐसी अंतरिम राहत भी हमें प्रदान की गई। मध्य प्रदेश में 40% जिलों में SC/ST वर्ग के IAS अधिकारियों को कलेक्टर बनाने की अजाक्स ने मांग कर दी है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अजाक्स संगठन ने कहा कि प्रदेश में 53 जिलों में 2 SC और 2 ST वर्ग के IAS कलेक्टर के रूप में तैनात हैं, जबकि प्रदेश में इस वर्ग की जनसंख्या 40% है। ऐसे में कम से कम 40% जिलों में SC/ST वर्ग के IAS अधिकारियों को कलेक्टर बनाया जाना चाहिए। अजाक्स संगठन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव जयंत कंसोटिया हैं। उपचुनाव से पहले SC/ST को मुख्यधारा से दूर करने का मुद्दा उठाकर अजाक्स ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है। इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहे के कुतरने के मामले में एक वीडियो सामने आया, जिसमें परिवार वाले अस्पताल प्रबंधन परिवार वालों से बात करता है और उन्हें मनाता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल के एक डॉक्टर हाथ जोड़कर मृतक के रिश्तेदार से कहते हैं इलाज का पैसा माफ कर देंगे, लेकिन जो गलती अस्पताल से हुई उसे माफ कर दें। जिसके जवाब में मृतक का रिश्तेदार कहता है कि पैसे माफ करने वालों की मंशा नहीं है, जिस कंडीशन में शव मिलना चाहिए था उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। बुजुर्ग के शव को चूहों ने कई जगह से कतर दिया था। इस वीडियो की पुष्टि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता है। अधिकारी बात करेंगे। ये बाबूजी की डेड बॉडी को चूहे खा गए यहाँ 4 घंटे में यूनिक हॉस्पिटल में, और जबरदस्त रूप से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। मीडिया तो आ गई है, कुछ और आ रही है और खाने पे से भी हाथ में हमें, लेकिन आप बोलो उनको कि अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो ये बताती है कि अभी इंसानियत जिंदा है। जबलपुर में हैवानियत पर इंसानियत भारी पड़ी। एक मां ने अपने 2 दिन की बच्ची को फेंक दिया, तो वहीं अस्पताल में भर्ती बच्ची को गोद लेने के लिए 25 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर हैवानियत को मुंहतोड़ जवाब दिया। इन लोगों में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कई परिवार शामिल हैं। इस समय बच्चे का एल्गिन अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो एकदम स्वस्थ है। 2 दिन पहले शहर के सुभाष नगर में एक नवजात बच्ची कचरे के ढेर में मिली थी, जिस पर 2 पुलिस आरक्षकों की नजर गई। उन्होंने तुरंत बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जिससे सही समय पर उसका इलाज शुरू हो सका। सुभाष नगर विश्वकर्मा टेंट हाउस के पास एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। इस सूचना पर हम तत्काल डाल 100 गाड़ी को लेकर पहुंचे। वहां के लोगों ने बताया कि ये हमें मकान के पीछे वाली बाउंड्री में मिली है, और वहां से तत्काल लेकर यहाँ एल्गिन हॉस्पिटल लेकर आए और यहाँ लाकर बच्ची को भर्ती किया। भोपाल के बाद जबलपुर में भी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां लम्हेटा घाट रोड पर एक बेजुबान कुत्ते को नर्मदा नदी की नहर में फेंक दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में युवक कुत्ते को फेंकते हुए नजर आ रहा है।